नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज की तारीख है 21 जून 2023 ईस्वी। 21 जून को क्या सब होता है? विश्व योगा दिवस, विश्व योग दिवस होता है। पहली बात तो वो मनाया जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, आज जो हमारे सूर्य भगवान हैं वो कर्क रेखा पर विराजमान होते हैं, यानी कि आज आपके ठीक सर के ऊपर आज का दिन सबसे लंबा होगा। ठीक सूर्य हमारे सर के ऊपर होते हैं और रात सबसे छोटा होता है। 21 जून इसलिए खास है। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन है। क्या सब हम लोग डिस्कस करेंगे? एक द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसके अलावा दैनिक जागरण के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, और बिहार सरकार की एक योजना को आज भी हम लोग पढ़ेंगे। कल भी हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे। डेली कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट मैं करता जाता हूं, जिसके कारण आप लोगों की तैयारी में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। सोचिए, रोज़ रोज़ हम लोग एक योजना करेंगे। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ 30 योजना करीब मैं मंथ में करवा दूंगा, और एग्ज़ाम आते आते बहुत सारी मैं करवा दूंगा। इससे क्या होगा, पीटी में जो भी सवाल पूछे जाएंगे ना योजनाओं से या बिहार स्पेशल करंट के, उसमें से लगभग 50% तो टॉपिक मैं करवा ही दूंगा अगर आप रोज़ देखेंगे तो। इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा, और संभव जहां भी हो सके शेयर कर दीजिए। इतना मास्टर पे उपकार करना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए हैं? अमेरिका यात्रा पर गए हैं। अमेरिका गए हैं। अमेरिका यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने क्या कहा कि सीमा पर शांति के बिना चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। अब क्या है भाई कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, और जब तक सीमा विवाद है हमारा चलता रहा तब तक हमारे रिश्ते तो सामान्य नहीं होंगे। भले हम व्यापार बहुत सारा कर लें, लेकिन एक ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, और जब तक ट्रस्ट डेवलप ना हो कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी मैं चीन से हमारे जो विवाद हैं उसको मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं, और मैं जो एमसीक्यू डेली शेयर कर देता हूं, एक अलग चैनल है सर का उसका, तो उसको ज़रूर देखा कीजिए। ग्रुप में भी मैं कर देता हूं, और यूट्यूब कम्युनिटी में भी शेयर रहता है, तो उसको ज़रूर देखिए। इससे क्या होगा, डेली न्यूज़पेपर भी आप मेरे साथ पढ़ लेंगे और उसका एमसीक्यू भी आप लगा लेंगे। ओके, चलिए इसको शुरू करते हैं। देखते हैं चीन के साथ हमारे कौन कौन से सीमा विवाद हैं। भारत और चीन विवाद क्या लिखा हुआ है? भारत और चीन के बीच करीब में 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। चीन के साथ इस सीमा विवाद में भारत और भूटान दो ऐसे मुल्क हैं जो उलझे हुए हैं। भूटान में डोकलाम क्षेत्र को लेकर विवाद है, तो भारत में लद्दाख से सटे अक्साई चीन व अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद जारी है। ये चीज़ तो पता होगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। बचपन से MBA ये क्या है भाई? ये क्या है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, उसके बाद से भूटान और अफ़गानिस्तान, ये हमारी सीमा जो लगती है किन किन देशों से, उसका ट्रिक है याद करने का। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी सीमा लगती है। पहले तो मुझे ये ट्रिक बता देना था आपको, ताकि आपको याद रहे। बचपन से MBA को याद रखिएगा। आगे मैं चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि दलाई लामा और तिब्बत को लेकर पहला विवाद है। विवाद पता होना चाहिए आप लोगों को। जब भी भारत और चीन के संबंधों को पूछा जाएगा आपसे IR में, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? वर्तमान चुनौतियाँ। उसमें हेडिंग बनाया वर्तमान चुनौतियाँ। पहला पॉइंट दलाई लामा, दूसरा पॉइंट स्ट्रिंग ऑफ पल्स, तीसरा नदी जल विवाद, उसके बाद से सीमा विवाद, उसके बाद से अलग अलग विवाद जो भी हैं वो बता देंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे? वर्तमान में संभावनाएं। संभावनाएं का मतलब क्या होता है? किन किन क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से IR के सवालों को हल किया जाता है। दलाई लामा को लेकर क्या विवाद है? ड्रैगन देश को इस बात से चिढ़ है कि भारत तिब्बती दलाई लामा, धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दिए हुए हैं। ये दलाई लामा कब आ गए थे? 1961 के आसपास, जब चीन अटैक करने वाला था तिब्बत को, पूरा उसने हड़प लिया। उस समय दलाई लामा, वहाँ के सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु, वो भाग कर कहाँ आ गए थे? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर आकर रह रहे थे वो लोग। स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है? ये भारत देश है, इसको चारों तरफ चीन घेरने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग देशों के बंदरगाह को अपना अपना पैसा दे देकर, कर्ज दे देकर बंदरगाह उन देश से ले लेता है लीज पर। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन ने ले लिया लीज पर। यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है बंदरगाह, इसको लीज पर ले लिए। इससे क्या होगा, वहाँ पर अपनी सेना की उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी है, इसी तरह से बांग्लादेश और म्यांमार में भी वो कोशिश कर रहा है। इसी को स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति कहा जाता है। ओके,
अगला क्या लिखा हुआ है कि नदी जल विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी जल को बांटने को लेकर भी भारत और चीन के बीच विवाद है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी इलाकों में कई बांध का निर्माण किया गया है। हालांकि जल बंटवारे को लेकर भारत और चीन के बीच में कोई औपचारिक संधि आज तक हुई ही नहीं है। भारत को एनएसजी का सदस्य बनने से रोकना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसका सदस्य भारत को बनने ही नहीं दे रहा। चीन इसका पहले सदस्य है, भारत जैसे ही सदस्य बनने जाता है चीन वहाँ पर वीटो करके रोक देता है। भारत के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन, बहुत सारे यूएन में ऐसे आतंकवादी हैं जिनको भारत इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवादी घोषित करना चाहता है, लेकिन चीन वहां पर क्या कर देता है, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके उसको रोक देता है। उसके अलावा क्या है, व्यापार और संतुलन बहुत ही ज़्यादा है। हम तो चीन से बहुत सारा खरीदते हैं, लेकिन चीन हमें अपने यहाँ सामान बहुत कम बेचने देता है, सामान ही नहीं बेचने देता हमें। इससे भी क्या हो रहा है, इससे हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है। ये भी एक विवाद का बिंदु बना हुआ है। BRI परियोजना भी एक विवाद का अहम बिंदु है। जैसे POK को हम अपना मानते हैं और वहाँ पर चीन ने क्या किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC को CPEC को बना दिया है, जो क्या करती है, चीन को जोड़ती है पाकिस्तान के थ्रू अरब सागर से। इसके लिए क्या हो गया, उसने POK से होकर रोड बना दी। POK किसका है, हमारा है, और पाकिस्तान उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। इसके कारण भी हमारे विवाद होते रहते हैं। भारत और चीन के बीच आपसी सहयोग कहाँ कहाँ पर है, हम ब्रिक्स में साथ में काम करते हैं। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है AIIB, उसमें भी हम साथ में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसमें हम साथ में काम करते हैं। G20 में भी हम हैं। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, दोनों ही देश विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, IMF जैसी संस्थाओं के सुधार और उसमें लोकतांत्रिक प्रणाली के समर्थक हैं। चीन के यहाँ खुद का तो लोकतंत्र है नहीं, लेकिन दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थक जरूर है वो। संयुक्त राष्ट्र के मामले में उसके प्रशासनिक ढांचों में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ोतरी में बहुत जरूरी है। इस मामले में दोनों देशों का ऐसा मानना है, इससे संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली में और भी बेहतरी आएगी। UN के मामलों में भी दोनों देश साथ में हैं। आगे क्या किया जाना चाहिए, आगे कुछ नहीं किया जाना चाहिए, संबंधों को अच्छा करने की कोशिश किया जाना चाहिए। विवाद के लिए मुख्य जो पॉइंट है वो मुझे बताना था आप लोगों को। और हाल ही का कौन सा विवाद चल रहा है, जो अपना लद्दाख का क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे जगहों पर चीन के सैनिक घुसकर बैठे हुए हैं बहुत दिनों से, 2020 से, और वो बाहर जा ही नहीं रहे हैं। इसके कारण से सीमा विवाद हमारे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 2020 में तो झड़प भी हो गई थी, जिसमें भारत के बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, 20 सैनिकों की। चीन के भी बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हुई, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं कि किसकी मृत्यु हुई। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं अब हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, अगला है आपके लिए PT फैक्ट क्या है, दिल्ली में बनेगा विश्व धरोहर प्रतिकृतियों का संग्रहालय। जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज है ना, वर्ल्ड हेरिटेज, उनके प्रतिकृति यानी कि उनके डुप्लीकेट्स का संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा, अपने दिल्ली में बनाया जाएगा। दिल्ली में एक ऐसा प्रतिकृति संग्रहालय बनने जा रहा है जहाँ पर देश भर की सभी 45 देश के सभी विश्व धरोहरों को एक जगह देख सकेंगे। यहाँ केवल ASI को ही नहीं बल्कि अन्य एजेंसियों से संबंधित विश्व धरोहर को भी देखा जा सकेगा। यहाँ ऑडियो गाइड सिस्टम वगैरह होगा। संग्रहालय का मकसद दिल्ली में एक संस्थान पर सभी विश्व धरोहर के महत्व और उनके इतिहास को दिखाना है। कहाँ पर बनाया जाएगा, ये हौज खास स्थित बाल संग्रहालय में से बनाए जाने की योजना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि विश्व धरोहर प्रतिकृतियों का संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो देश की राजधानी दिल्ली में बनाया जा रहा है। दिल्ली में हौज खास का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने फिरने के लिए, तो वहीं पर इसको बनाया जा रहा है। हमें उससे क्या लेना देना, हमें बस ये ध्यान रखना है कि विश्व धरोहर संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो दिल्ली में बनाया जा रहा है। अगला जो न्यूज़ है उसमें मुझे आपको फ्लेक्स इंजन समझाना है क्या होता है। देखिए, दरअसल देश के जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि देश में आएंगी फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां। अब मैं इसको समझा दूंगा, हो सकता है साइंस टेक में छोटे वाले सवालों में पूछ ले क्या होता है, क्या इसका बेनिफिट है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नए युग की शुरुआत हो रहा है। ये सब तो चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, शुरुआत तो हो ही रहा है। देश में फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां लाई जा रही है। फ्लेक्स इंजन में क्या होगा, जो एथेनॉल से चलती हैं, माइलेज पर विचार किया जाएगा, पेट्रोल का भाव 15 वगैरह वगैरह। देखिए, मुख्य रूप से क्या है कि ऐसा इंजन जिसमें एथेनॉल से भी चलाया जा सके उसको, और उसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटी है, जिससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। फ्लेक्स इंजन क्या होता है, अब मैं ये आपको डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप आंसर राइटिंग कर सके। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, इनमें ऐसे इंजन लगे होते हैं जो फ्लेक्सिबल
फ्यूल बदल दिया जाए तो भी वो काम करता रहे। जैसे पेट्रोल पर भी चला लिया उसको, पेट्रोल और इथेनॉल मिला कर भी चला लिया उसको, 100% इथेनॉल से भी चल सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, फ्लेक्स इंजन कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है फ्लेक्स इंजन के बारे में कि FFV को मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ एकीकृत किया जाता है, तो इसे FFV SHEV कहा जाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम दे दिया जाता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम दिया जाता है। क्या है ये पूर्ण हाइब्रिड व्हीकल वाहन क्या होते हैं के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक शब्द है जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या पेट्रोल मोड पर चलने की क्षमता होती है। आजकल आप भी अगर गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको हाइब्रिड व्हीकल दिखाते हैं वो लोग। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक पर आप चीज़ को चलाना चाहें, ई व्हीकल बन जाएगा आपका ये। 100% गाड़ी को चार्ज करके चला लीजिए, और अगर नहीं है चार्ज तो पेट्रोल इंजन पर अपने आप शिफ्ट हो जाती है गाड़ी। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये आपको नया तकनीक है, आपको पता होना चाहिए। नई तकनीक से जुड़ी हुई चीज़ों से सवाल पीटी और मेंस में आए दिन बनाए जाते रहते हैं। कई बार उपयोग पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इसका महत्व क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है कि आयात बिल में कमी, नीति से पेट्रोलियम उत्पाद की मांग में कमी आएगी। सोचिए ऐसा इंजन होगा, फ्लेक्स इंजन होगा जो इलेक्ट्रिक पर भी चल सके, पेट्रोल पर भी चल सके। तो लोग बोलेंगे पेट्रोल कौन खरीदने जाएगा 100 रुपये लीटर, इसको चार्ज करो और चलाओ। शहर में तो कम से कम यूज़ कर ही सकते हैं। हाँ, इंटरसिटी जाना होगा, मान लीजिए दिल्ली से पटना जाना होगा, उतने दिन तक चार्ज नहीं रह सकता है, तो ठीक है थोड़ा बहुत पेट्रोल भी यूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा है उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। हमें कम पेट्रोल खरीदना पड़ेगा बाहर से, कच्चा तेल कम खरीदना पड़ेगा। एक तो ये बेनिफिट हो सकता है। किसानों को लाभ होगा क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन तो वही करेंगे। ईंधन के रूप में इथेनॉल या मेथेनॉल का व्यापक उपयोग का उद्देश्य किसानों के लिए एक अतिरिक्त राजस्व की धारा बनाना है। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत को इससे बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकता है। तो फ्लेक्स इंजन के क्या लाभ हैं ये आपको पता चल गया होगा। फ्लेक्स इंजन किसको कहा जाता है ये भी आपको पता चल गया होगा। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल किसको कहा जाता है ये भी पता चल गया होगा कि हो सकता है पेट्रोल यूज़ कर लें, एथेनॉल यूज़ कर लें, 100% पेट्रोल और इथेनॉल मिला के यूज़ कर लें, है ना। फ्लेक्स हाइब्रिड क्या होता है, फ्लेक्स में भी हाइब्रिड कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर लें, पेट्रोल यूज़ कर लें, पेट्रोल और इथेनॉल मिला के यूज़ कर लें। इसी को क्या कहा जाता है, ये अलग अलग ईंधन है। देश में कौन सा चल रहा है अभी ईंधन का, तो BS6 भारत स्टेज 6 जो है इस मानक का, ये मानक है, ये पैरामीटर है। इसी पैरामीटर का इंजन उपयोग में लाया जा रहा है। भारत स्टेज 6 का इंजन उपयोग में लाया जा रहा है। स्टेज 6 वगैरह क्या होता है, देखिए स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है, स्टेज 4 होता है। स्टेज 4 के बाद हमने 5 नहीं किया, हम डायरेक्ट 6 पर आ गए। ये यूरोपियन देशों में भी इसी प्रकार के फ्लेक्स इंजन यूज़ किए जाते हैं। ये क्या होता है भाई, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वर्जन, जैसे BS अभी 6 हम लोग यूज कर रहे हैं, BS7 भी आने वाले समय में यूज कर सकते हैं, या BS10 पर जा सकते हैं। ये क्या होता है, ये इंजन की क्वालिटी होती है इंजन की। ये क्या होते हैं, जैसे 6 है, इसमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का ईंधन के अपूर्ण दहन से CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो BS5 जो रहा होगा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का अधिक उसमें उत्पादन होता होगा, क्योंकि इंजन में ईंधन का अपूर्ण दहन होता होगा ज़्यादा। लेकिन BS6 में क्या है, अपूर्ण दहन कम होता है, इसके कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाता है। इसीलिए सरकार ने डायरेक्ट क्या किया, 4 के बाद डायरेक्ट हम 6 पर आ गए, जिससे देश में पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, ईंधन का संपूर्ण रूप से प्रयोग हो पाएगा। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाएगा, आंतरिक दहन जो है ये 100% के करीब पहुंचती जाएगी। जिस दिन 100% आंतरिक दहन संभव हो जाएगा उस दिन पॉल्यूटेंट कुछ भी निकलेगा ही नहीं। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन एनर्जी के साथ इसका पॉल्यूटेंट कुछ भी नहीं निकलता है। 100% तक इसकी इफिशियंसी होती है, यूज हो जाता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं अमेरिका और न्यूयॉर्क में आज UN में योग करेंगे प्रधानमंत्री जी। और क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 180 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ये PT में क्या पूछा जाएगा, योग थेरेपी सेंटर का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो एम्स में, दिल्ली में जो एम्स है
वहाँ पर क्या शुरू किया गया, योग थेरेपी सेंटर को शुरू किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में योग पर कई शोध हो चुके हैं, अब यहाँ पर योग थेरेपी सेंटर की भी शुरुआत की गई है। ये तो पहले आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री जी कहाँ पर योग करेंगे, न्यूयॉर्क में जाके योग करेंगे, और वहाँ पर 180 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। UN जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पैरवी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी तब से पहली बार UN मुख्यालय में इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। PM मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं, स्टेट विजिट पर गए हैं पहली बार वहां के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर। तो ये कुछ मुझे आपको फैक्ट बताना था, ये PT फैक्ट बताना था। प्रधानमंत्री जी हमारे न्यूयॉर्क में योग करेंगे, इसको बताना था। UN में होगा योग, ये बताना था आपको। बस आगे बढ़ जाते हैं, अगला न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जिसको न्यूज़पेपर से आप डेली कवर कीजिए, खुद से भी पढ़ के आप कवर कर सकते हैं। जैसे उमलिंगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उमलिंगला। ला का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। लद्दाखी भाषा में ला का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, तो लद्दाख। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, उमलिंगला जो है ये 19,000 फीट ऊंचे है, ऊंची जो है वो क्या है, रास्ता है या एक क्या है, पास है। यहाँ पर क्या करेंगे, सेना को जवान है जो साइकिल से इसको पार करेंगे। हमारे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए क्या है कि लद्दाख में कौन सा पास है, तो उमलिंगला कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये लद्दाख राज्य में है। ऐसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। PT फैक्ट के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। धीरे धीरे न्यूज़ डिस्कशन में हम लोग PT फैक्ट को अधिक शामिल करेंगे मेंस के साथ साथ। क्यों, क्योंकि PT धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। यहाँ पर एक न्यूज़ है, दरअसल में हुआ क्या है कि जो टाइटेनिक जहाज़ का नाम सुना होगा आपने, 1912 ईस्वी में ब्रिटेन से अमेरिका की अपनी पहली यात्रा पर था। उस समय के दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़, उसके जो जहाज़ निर्माता उसने कहा था कि दुनिया की कोई भी शक्ति, भगवान भी चाहे तो इस जहाज़ को नहीं डुबा सकते हैं, और अपनी पहली ही यात्रा में ये डूब गई। तो ये आपको कहानी तो पता ही होगा, बहुत सारे लोगों ने पिक्चर भी देखी होगी टाइटेनिक। तो क्या हुआ कि टाइटेनिक का मलबा पड़ा हुआ है कनाडा के तट पर, कनाडा के तट से करीब 900 किलोमीटर की दूरी पर। ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, समुद्र के अंदर। कौन से महासागर में, तो अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए सारे करंट यानी कि सारे धाराएं, उसके बाद से लेब्राडोर की जल संधि के समीप है ये, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिका और कनाडा के तट पर कौन कौन से शहर हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से अटलांटिक से जुड़े हुए कौन कौन से ऐसे मुख्य चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सारगैसो सागर पिछली बार पूछा गया था BPSC में, ये भी अटलांटिक में ही है। तो ये कुछ फैक्ट आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में जब भी आप अटलांटिक पढ़ेंगे तो उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहली बात तो ये हो गया। हुआ क्या है, वो टाइटेनिक का जो मलबा पड़ा हुआ था समुद्र के अंदर, उसको एक छोटे से जहाज़ में बैठकर, छोटे से सबमरीन में बैठकर 5 लोग गए यात्रा करने के लिए। पाँचों अरबपति हैं। पर सीट का किराया था 2 करोड़ रुपया। ये लोग गए टाइटेनिक का मलबा देखने के लिए। एक्सप्लोरर थे, मुख्य रूप से दुनिया के अरबपति लोग थे। पाकिस्तान के एक सबसे बड़े अरबपतियों में से भी एक शामिल हैं। तो ये लोग गए वहाँ पर देखने के लिए। लेकिन जब ये देखने गए उसके 1.5 घंटे के बाद ही उस सबमरीन से संपर्क कट गया और सबमरीन लापता हो गई है। अभी भी खोज अभियान जारी ही है। सारे अरबपति लोग उसमें बैठे हुए हैं, तो इसलिए उसको खोजने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे अमेरिका, कनाडा, इन सब की वायुसेना, थल सेना बोल रहा हूँ, नेवल, सब लगे हुए हैं उसमें, खोजने में लगे हुए हैं। तो इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ पर कल मैं अटलांटिक में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। अटलांटिक ज्योग्राफी का मैं पूरा फोटो खींचकर पढ़ा दूँगा आपको। लेकिन मुझे ये न्यूज़ आपको क्यों बताना था कि अब जब भी आप ज्योग्राफी में अटलांटिक महासागर पढ़ें तो उससे जुड़े हुए जलधाराएँ, उसका जो मध्य अटलांटिक कटक है, उसमें कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं, कौन कौन से प्रमुख सागर हैं, कौन कौन से प्रमुख उसमें जल संधियाँ हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक और न्यूज़ है जो समुद्र से ही जुड़ा हुआ है। यही होता है अमीरी और गरीबी का अंतर, है ना। बता देता हूँ मैं कौन सा न्यूज़ है, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। ग्रीस देश है जो कहाँ पर है, भूमध्य सागर में देश है ग्रीस। ओके, इसको कई लोग यूनान भी कहते हैं। ओके, ये देश है ग्रीस। इसके समीप में जो मानव तस्कर होते हैं, जो अलग अलग देशों से लोगों को तस्करी करके उनको यूरोप में भेज देते हैं। यूरोप में भेजने का मतलब क्या है, बहुत सारा पैसा खर्च किया, लीगल तरीके से तो आपको यूरोप में घुसने नहीं देंगे, तो अलग अलग एजेंटों को पैसा दे देकर यूरोप में घुस जाते हैं लोग अच्छी ज़िंदगी के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान के भी गए हुए थे। तो ग्रीस के तट के पास क्या हुआ कि
पाकिस्तान के लोगों की डूबकर मृत्यु हो गई। जहाज़ एक डूब गया जिस पर बहुत सारे आदमी सवार थे, 500 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 300 लोग पाकिस्तान के शामिल थे। इसके ऊपर मैंने इस पूरे दैनिक जागरण द हिंदू में देखा, मुझे कहीं पर कोई न्यूज़ नहीं दिखा। ओके, नहीं दिखा है, दिखता तो मैं बता देता। वो आपको लोकेशन मैं कल के वीडियो में करवा दूंगा कहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था, ये 5 अरबपति बैठे हुए हैं, इसको खोजने के लिए 2 देशों की सेना लगी हुई है। यहाँ पर 300 लोग डूबकर मृत्यु हो चुकी है। एक लेटर आया था बस पाकिस्तान सरकार की ओर से, जिसमें भी गलत इंग्लिश लिखा हुआ था। तो ये मैं 2 न्यूज़ आपको बताया है। अब आप क्या करेंगे, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, इन दोनों को ज्योग्राफी में डिटेल में देखकर जाना है, एक एक चीज़ को देखकर जाना है इनसे जुड़ा हुआ। पीटी में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है यहाँ से सवाल। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कल मैं क्या करूँगा, कल मैं आपको भूमध्य सागर का मैपिंग भी करवा दूंगा और अटलांटिक महासागर का मैपिंग भी कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ पर। द हिंदू का ये आर्टिकल है जो आज का आखिरी न्यूज़ होगा। आखिरी नहीं, इसके बाद हम लोग बिहार से संबंधित एक योजना भी पढ़ेंगे। द हिंदू का ये आर्टिकल है, सेमीकंडक्टर क्या है, फैब्रिकेशन प्लांट बनाना था भारत को जो अभी तक अटका पड़ा है। 2022 में हमने सेमीकंडक्टर मिशन को शुरू किया था, सेमीकंडक्टर मिशन को शुरू किया था, लेकिन वो मिशन अभी थोड़ा सा गायब हो गया है मुख्य पटल से। हमें सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में जानना है और क्यों इसमें देरी हो रही है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, किस तरह से ये सामरिक और रणनीतिक रूप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों पर इन्होंने बातचीत की है। हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में पहले समझ लेते हैं। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को 2021 में इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में 2021 में 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। ये मैंने एक दिन और बताया था, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी आपसे मेंस एग्जामिनेशन पूछेगा ही पूछेगा। ओके, तो इसीलिए मुझे इसको बार बार बताना पड़ता है। एक दिन मैंने करंट अफेयर में ऐसे ही बताया था थोड़ा सा। यह देश में अस्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है, सेमीकंडक्टर्स के निर्माण का हिस्सा है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, अर्धचालक, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन इकोसिस्टम, निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। मान लीजिए क्वालकॉम एक कंपनी है जो क्या करती है, सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको वित्तीय सहायता देंगे, जैसे ज़मीन दे देंगे, हम उनको प्लांट स्थापित करने के लिए पैसा दे देंगे, लोन थोड़ा सा सस्ते दाम पर उपलब्ध करवा देंगे, बोलेंगे कि भारत में आप अपना प्लांट स्थापित कीजिए, भारत में बनाइए, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, ये हम उनको बोलेंगे आप भारत में बनाइए लेकिन दुनिया के लिए बनाइए। इससे क्या होगा, अपने यहाँ रोज़गार क्रिएट होगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अर्धचालक डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में ISM योजना के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी में कार्य करेगा। घटक क्या है, भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करना, फैब्रिकेशन स्थापित करना, भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को स्थापित करना। यह सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है इस मिशन के तहत, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर बफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना हेतु बड़े निवेश को आकर्षित करना है। सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए प्लांट स्थापित करने हैं हमें अपने देश में, जिससे क्या होगा, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार हो जाएगा। मान लीजिए हमने सब कुछ बना लिया लेकिन चिप हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, तो पूरा हार्डवेयर आपका किसी काम का नहीं है जब तक आपके चिप निर्माण की आपके पास कैपेसिटी नहीं है। भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए योजना क्या है, यह डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य देश में TFT, LCD, AMOLED आधारित डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश की स्थापना करना है। सेमीकंडक्टर्स भी और जो डिस्प्ले होता है आपके फ़ोन पर भी होगा, अलग अलग डिस्प्ले आप खरीदते होंगे, तो उसको भी हमें भारत में ही बनवाना। अभी क्या होता है, चीन से बन के आते हैं, भारत में असेंबल करते हैं हम इनको, या वियतनाम से बन के आते हैं, हम इनको क्या करते हैं, जोड़ के मोबाइल बनाते हैं। 30 करोड़ हमने मोबाइल बनाए हैं, लेकिन मोबाइल बनाए नहीं है हमने असेंबल किया है। असेंबल करने का मतलब क्या होता है, बैटरी आया ताइवान से बनकर, चिप आया ताइवान से बनकर, स्क्रीन आया चाइना से बनकर, हेडफोन आया कहाँ से बनकर, वियतनाम से बनकर, हमने सबको जोड़कर क्या बोला, ये लो मोबाइल फ़ोन। इसको मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी नहीं बोलते हैं, इसको तो असेंबलिंग बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को भारत में ही बनाने की कोशिश करेंगे।
भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और फोटोनिक्स सेंसर, फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग ओएससीटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना बनाया गया है। यह योजना भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, फोटोनिक्स सेंसर, फैब और सेमीकंडक्टर्स, एटीएमपी वगैरह वगैरह बहुत सारी स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को पूंजीगत व्यय के 30% वित्तीय सहायता देगा। अगर 100 रुपये उनको भारत में कंपनी स्थापित करने में खर्चा होगा तो उसको 30 रुपये कौन देगा? भारत सरकार देगी। उसको 70 रुपये मात्र खर्च करना पड़ेगा। कितनी बड़ी सुविधा होगी? 100 रुपये की बात मैं कह रहा हूँ इसलिए आप नहीं समझ पा रहे होंगे। सोचिए 10 अरब का उसको प्लांट लगाना है, 10 अरब रुपये का प्लांट लगाना है, बहुत सारे पैसा खर्च होते हैं, है ना। तो उसको क्या करेगी भारत सरकार? उसको क्या करेगी? 3 अरब रुपया उसको भारत सरकार वित्तीय सहायता के रूप में दे देगी। ये बहुत बड़ी रकम होती है भाई, इतनी बड़ी रकम होती है तो ये कम लग रहा है क्या आपको? इसलिए कंपनियों को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे कि हम आइए, आप भारत में बनाइए, हम आपको ज़मीन देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आप बस आके बनाइए यहाँ पर। ओके। डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या है? एक ये भी योजना चलाई जा रही है। यह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो होता है, आईसी चिप हो, आपने सुना होगा ना, इस पर छोटे छोटे गेट लगे होते हैं गुरु, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सब पढ़ा होगा ना आपने। एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सब पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक्स में 12th में भी ये सब तो पढ़ते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट। अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे आप लोग तो ये सब भी आईसी चिप में यही सब लगा होता है। चिप से सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम और आईपी कोर तथा सेमीकंडक्टर्स लिंक्ड डिजाइन के विकास और तैनाती के विभिन्न चरणों में बुनियादी ढांचा और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। दृष्टिकोण क्या है? मुख्य रूप से दृष्टिकोण हमारा यही है कि भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन जाए। असेंबलिंग नहीं, हम अलग अलग पार्ट्स नहीं जोड़ना चाहते हैं, हम पार्ट्स को बनाना चाहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हम पार्ट्स जोड़कर मोबाइल फ़ोन नहीं बेचना चाहते हैं, ये तो करना आसान होता है। हम पार्ट्स को बनाना चाहते हैं भारत में, यही हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्या है, कब शुरू किया गया है, किसके द्वारा किया गया, किस प्रकार की योजनाएं हैं। 30% का छूट दिया जाएगा और बाकी चीज़ें तो मैंने समझा ही दिया है। उन्होंने भी यही बात की है कि कुछ कारणों से नहीं बना पा रहे, जबकि चीन जो है वो सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में बहुत आगे है, ताइवान है वो बहुत आगे है, अमेरिका भी इसके सेमीकंडक्टर्स चिप के निर्माण में आगे है, लेकिन भारत पिछड़ रहा है। भारत में R&D की कमी है, रिसर्च और डेवलपमेंट की कमी है इन क्षेत्रों में। अभी तक हमारे देश में प्रोसेसर नहीं बनता है। दुनिया के हर चीज़ हम बना सकते हैं, प्रोसेसर अपने देश में नहीं बना है। IIT मद्रास ने कुछ समय पहले शक्ति नाम से प्रोसेसर बनाया था, लेकिन वो भी आपका कुछ ऐसा फेमस नहीं हो पाया। प्रोसेसर किसको बोलते हैं? इंटेल का जो चिप लगा होगा आपके लैपटॉप में, इंटेल i5, i7, अब तो i11 तक की बात आ रही है, उसी को चिप कहा जाता है। ये आपके फ़ोन में जो क्वालकॉम प्रोसेसर लगा होता है उसी को चिप कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। बिहार से जुड़े हुई योजनाओं को पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में आज हम लोग समझेंगे। क्या लिखा है इन्होंने कि जैसा कि आप जानते होंगे कि केंद्र और सरकार, राज्य सरकार अपने राज्य के सभी नागरिकों को सुविधा देने के लिए तरह तरह की योजनाओं को जारी करते हैं। ऐसी ही एक योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई जिसका नाम है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 ईस्वी। जो लोग भी उद्यमी बनना चाहते हैं बिहार में, वो ध्यानपूर्वक देखें, है ना। क्या लिखा हुआ? यह योजना राज्य के युवा नागरिकों के लिए बनाई गई है। किन के लिए है? सबसे पहली बात तो टारगेट कौन है इसके? तो युवा हैं, आप भी युवा हैं, अमृत पीढ़ी हैं आप लोग, तो युवा नहीं अमृत पीढ़ी हैं, जिसका नाम बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 है। यह योजना राज्य के युवा नागरिकों के लिए बनाई गई है। योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। आपको बिहार सरकार आर्थिक सहायता देगी कि गुरु ऐसा करो, नौकरी मांगने मत आओ हमसे, खुद का अपना कारोबार शुरू कर लो। अगर आप भी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वगैरह वगैरह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देख लें। अब देखते हैं क्या है ये। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 को सरकार ने सभी अनुसूचित जाति SC ST श्रेणी के लोगों के लिए आरंभ किया है। योजना के तहत सरकार खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। इसके माध्यम से इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिल पाएगा। SC एवं ST युवा बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा, जिससे वो अपना खुद का काम शुरू करेंगे, औरों को भी रोजगार दे सकेंगे। योजना का लाभ राज्य की महिलाएं भी ले सकेंगी। ये चीज़ क्लियर हो गया हो यहाँ तक। अगला पर चलते, अगला क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए सरकार ने 102 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिससे वो अपना रोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसी के साथ लाभार्थियों को 25,000 रुपये ट्रेनिंग एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की मदद के लिए दिया जाएगा। योजना के जरिए हर साल 2.5 लाख महिला उद्यमियों को खुद के रोजगार यानी जिस क्षेत्र में उन्हें रुचि हो को शुरू करने के लिए ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े सकें और आत्मनिर्भर भी बन सकें। ये आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से सवाल
पूछे जा सकते हैं, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य के SC ST युवा महिलाओं श्रेणियों के नागरिकों को सभी को दिया जाएगा ये। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या लिखा हुआ है, योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो एक ही हो सकता है ना गुरु, क्या है, बेरोजगारी की समस्या को हल करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ध्यान में रखिएगा, 102 करोड़ रुपया दिया गया है। 10 लाख तक का आपको ऋण दिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख क्या होगा, 5 लाख आपको ऋण के रूप में दिया जाएगा, 5 लाख अनुदान के रूप में दिया जाएगा। मतलब 5 लाख आपको नहीं लौटाना है, 5 लाख केवल लौटाना है। 1% का ब्याज होगा इस पर, 1% का ब्याज होगा, 1% का ब्याज पर आपको करना होगा। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 ध्यान में रखिएगा, बजट में चर्चा में था इसलिए बता दिया मैंने। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।